आज हम पढ़ेंगे नील विद्रोह और उसके पश्चात प्रारंभ होता है 1859 to 60। सबसे पहले मैं इस टॉपिक में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि विद्रोह होता क्यों है। कल हमने आपको बताया था कि नील की खेती में दो प्रकार की खेती होती थी, एक निज खेती या प्राइवेट फार्मिंग और दूसरा रैयती या हम उसको कह सकते हैं कृषक के रूप में। उन दोनों ही कृषि में आपने देखा होगा मुख्य शोषण का केंद्र कृषक होता है और उसमें आपने देखा होगा ये भी परेशान रहता है, ये भी परेशान रहता है। इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले ये बताने की कोशिश करूँगा कि रिवोल्ट या विद्रोह होता क्या है। प्यारे बच्चों, किसी भी सिस्टम के विरुद्ध जब एक मॉक या भीड़ वेपन्स के साथ सशस्त्र व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए प्रयास करती है तो उस प्रयास को हम विद्रोह का नाम देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जब समूह वेपन्स के साथ प्रयास करता है तो हम उसको विद्रोह कहते हैं। उसके साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कौन से प्रश्न मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, इस विद्रोह को प्रारंभ करने वाले कौन हैं? तो इसका आंसर होता है दिगंबर एवं विष्णु विश्वास। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? बंगाल के नांदिया जिले के गोविंदपुर गांव से होता है। इस विद्रोह पर एक टेक्स्ट बुक लिखी गई है, उसी समय दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको किसने लिखा या इनके द्वारा कौन सी टेक्स्ट बुक इस टॉपिक पर लिखी गई है। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में एक शब्द है गुमास्ते। ये अनुमान इससे स्टूडेंट परिचित नहीं रहते हैं। इसका इंग्लिश रूपांतरण एजेंट और हिंदी रूपांतरण अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता या गुमास्ते एजेंट का आशय ये है कि ये व्यक्ति होता था जो कृषकों से जाकर के बागान मालिकों के लिए खेती का उत्पादित वस्तु और राजस्व लेकर के आता था। अब हम टॉपिक पर आते हैं कि इस विद्रोह का क्या कारण रहता है। सबसे पहले सबसे बुरी तरह जो शोषित वर्ग रहता है इस विद्रोह से वो कृषकों का वर्ग रहता है। यहाँ पर कृषकों का शोषण दो रूप में होता है। एक तो कम दाम पर उनकी फसल ली जाती है। यहाँ पर कम दाम लेने का आशय ये है कि जब कृषक की फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो जो बागान मालिक होता है वो जान करके डिले करता है और डिले होने से क्या है, फसल नष्ट होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे कृषक मजबूर होकर के अपनी फसल को कम दाम पर बेच देता है। वहीं दूसरा जो रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में, रैयत खेती के कॉन्ट्रैक्ट में बागान मालिक कृषकों को 25% भूमि पर नील की खेती अनिवार्य कराता था और साथ ही साथ प्रत्येक साल क्या है, उस भूमि को बदल करके दूसरी भूमि पर क्या है, आपको खेती करना है। नील के पौधे के एक ड्रॉबैक ये रहता है कि उसकी जड़ें काफ़ी डेप्थ में जाती हैं, जिससे क्या है कि सारी भूमि की जो उत्पादकता है वो नष्ट होने लगती है। इसके बाद आते हैं मुखिया भी क्या है, बागान मालिकों से परेशान रहता है क्योंकि जो पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट होता था उस पर कभी कभी बागान मालिक इस मुखिया से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करते हैं और ये मुखिया जो होता है ये गांव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, गांव का नेतृत्व करता था और इस वजह से ये मुखिया को भी बुरा लगता है कि हमारी एक सामाजिक और पॉलिटिकल प्रेस्टीज है, उस पर क्या है, ये बागान मालिक कुठाराघात कर रहे हैं। और जब इसकी कंप्लेन लेकर के वो थाना या पुलिस चौकी में जाते हैं तो मुखिया की बात वहाँ सुनी नहीं जाती है क्योंकि बागान मालिक वहाँ पर अपनी पहुँच का प्रभाव यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा वर्ग जमींदार का रहता है वो भी परेशान रहता है। निज खेती में बागान मालिक जो है जमींदारों से भूमि लेता था और उस पर क्या है, उत्पादन करवाता था और बदले में क्या है, कृषकों को उस भूमि, वो सारी जमींदारों को उस भूमि के बदले में पैसा देता था।
कुछ समय के पश्चात भूमि का पैसा ये बागान मालिक नहीं देते थे, जिससे क्या है जमींदार नाराज रहता है। दूसरी दिक्कत ये है कि बागान मालिक क्या है धीरे धीरे इस राजस्व के बल पर सशक्त होते जाते हैं और जमींदार क्या हैं कमज़ोर होते हैं, और जमींदारों को ये लगता है कि जो मेरा एक सामाजिक और राजनीतिक रुतबा है, स्टेटस है, वो क्या है समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये तीनों क्या है यूनाइट होते हैं और बागान मालिकों के विरुद्ध 1859 में जब बागान मालिकों के गुमास्ते एजेंट राजस्व लेने जाते हैं कृषकों से, तो दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में कृषक जो होते हैं वेपन्स उठाते हैं। वेपन्स में ट्रेडिशनल वेपन्स ही होते हैं, उसमें भाले हैं, तलवार हैं, लाठी हैं, डंडे हैं, और इनके साथ ही ग्रामीण महिलाएं भी क्या हैं अपने बर्तनों के माध्यम से इनको मार करके भगा देते हैं, और धीरे धीरे ये विद्रोह राजस्व न देने के रूप में बंगाल में फैल जाता है। क्योंकि 1857 में एक रिवोल्ट होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान हो जाती है, वो नहीं चाहती है कि दोबारा 2 साल बाद वैसा ही एक महान विद्रोह हो, इसलिए बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एस्ले को भेजती है, और एस्ले जब लौट करके आता है बताता है कि कृषकों के साथ ज्यादती हो रही है, तो कृषकों को ऐसा लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है हमारे साथ है। वहीं क्या है जो बंगाल का प्रबुद्ध वर्ग रहता है, एनलाइटेड वर्ग रहता है, मध्यम क्लास रहता है, वो पत्र पत्रिकाओं में क्या है इन कृषकों के फेवर में लिखता है कि नहीं, वास्तव में कृषकों के साथ शोषण हो रहा है। इससे कृषकों को क्या है इनकरेज या बूस्टअप होने का और चांस मिलता है। जब ये विद्रोह फैल जाता है तो एक आयोग का गठन किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार के माध्यम से, W.S. सीटन कार के नेतृत्व में। ये आयोग जो है दौरा करता है, भ्रमण करता है और नील कृषकों से वार्तालाप करता है। वार्तालाप का एक दृश्य आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सीले इस आयोग का सदस्य रहता है, और वो सदस्य जब एक कृषक से पूछता है कि मैं अगर बढ़ा करके पैसे दूं तो आप नील की खेती करेंगे, तो उसका जवाब रहता है कि मैं मर जाऊंगा, भीख मांग लूँगा, लेकिन नील की खेती नहीं करूँगा। इससे ये पता चलता है कि नील की खेती के प्रति भारतीय कृषकों में कितना अविश्वास रहता है। अंत में आयोग जब अपनी रिकमेंडेशन देता है तो उसमें दोषी बागान मालिकों को पाया जाता है, और ये वो कहता है कि वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको आप पूरा कर लीजिए, इसके बाद कृषक स्वतंत्र है, वो बागान मालिकों के साथ खेती करना चाहता है तो करे, अन्यथा वो नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा, अन्यथा वो स्वतंत्र होकर के करना चाहता है तो वो करे। इस प्रकार से बंगाल में नील की खेती का अंत होता है। इसके बाद एक और टेक्निकल चीज़ आती है कि कृत्रिम नील का आविष्कार हो जाता है, और जो बागान मालिक होते हैं वो बंगाल के अंतर्गत ही बिहार की ओर माइग्रेट हो जाते हैं, और 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पुनः एक चंपारण मूवमेंट चलता है। उस मूवमेंट से भारत में नील की खेती का पूरी तरीके से समापन हो जाता है। एक बार बच्चों पुनः रिकैप में हम आते हैं। हमने आपको बताया विद्रोह क्या है, दूसरा हमने बताया इसको प्रारंभ करने वाले कौन हैं, तीसरा हमने बताया कि यह विद्रोह कहाँ से शुरू होता है, इस टेक्स्ट बुक का इससे संबंध है, इसको किसने लिखा और कौन राइटर है, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। फिर इस शब्द का अर्थ कभी कभी पूछ लिया जाता है। विद्रोह के कारणों में हमने आपको बताया कृषकों का शोषण, मुखिया से जबरदस्ती हस्ताक्षर, जमींदारों को परेशान करना। आयोग की रिकमेंडेशन आती है कि दोषी रहते हैं बागान मालिक, और वर्तमान समझौते के पश्चात आप स्वतंत्र हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नील आयोग का कमिश्नर या चेयरपर्सन कौन रहता है, तो W.S. सीटन। एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ें, कोई प्रश्न है तो हमसे शेयर करें। धन्यवाद।